उसकी बात कर ली जाए। मेरा मतलब है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन तो नहीं हुआ है, लेकिन जो सत्ता पे बैठी थी, वो वहाँ से शेख हसीना साहब को अपना पद छोड़ के भागना पड़ा है। और पद भी जब उन्होंने छोड़ा तो इतनी हड़बड़ाहट में, इतनी जल्दी में छोड़ा कि कोई सामान भी नहीं ली है, सीधे हिंदुस्तान आ गई हैं, कोई फेयरवेल स्पीच नहीं, कुछ नहीं। सारा कुछ एकदम से हुआ और ऐसा कहा जाता है कि 3-4 घंटे में सब कुछ हो गया। दिन में कोई 11-12 बजे अ, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने तय किया कि अब हम एक लॉन्ग मार्च करेंगे, हम ढाका की तरफ चलेंगे। और उस जब ये सब हो रहा था, उसमें शेख हसीना को उनके जो सलाहकार थे, उनका कहना था कि आपको यहाँ से हट जाना चाहिए, अब आपको देश छोड़ देना चाहिए, नहीं तो चीज़ें मुश्किल हो जाएँगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अ, ये एक अजीब-सी स्थिति थी, जिस स्थिति में उनको देश छोड़ के आना पड़ा। अब मैं इसमें 2 पक्ष हैं। पहले मैं थोड़ा अपनी भारत के रेफ़रेंस से बात कर लूँगा और फिर सही-गलत की बात करूँगा। एक तो ये दिक्कत हुई है कि हमारे देश में जिस जो एक पद्धति है इस समय, जो इस समय जो लोग डिसीज़न मेकर्स हैं, बहुत सी पार्टियाँ हर चीज़ को वोट की नज़र से देखती हैं। विदेश नीति वोट की नज़र से नहीं होती है। विदेश नीति का एक ही नीति होती है कि हमारे लिए अच्छा क्या है? भारत के लिए अच्छा क्या है? देश के लिए अच्छा क्या है? उस देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अच्छा है, बुरा है, वो उनके देश का मामला है। क्योंकि उस देश के मामले में हम मेरे हिसाब से इसमें हम लोगों की कोई अपनी निजी राय भी नहीं होनी चाहिए। अ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब से शेख हसीना जी यहाँ आई हैं, तो एक तरह का विमर्श देश में भी शुरू हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि भई ये लिबरल हैं और ये डेमोक्रेटिक हैं और हिंदुस्तान के दोस्त हैं और इनका साथ देना चाहिए इत्यादि, इत्यादि। देखिए, 1-2 चीज़ें थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन ज़रा समझ लेना उसको आवश्यक है। कड़वी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शेख हसीना साहब की लड़की जो है, वो हिंदुस्तान में काम करती है। हिंदुस्तान मतलब वो यूएन की किसी उसमें ऑर्गनाइज़ेशन में काम करती हैं, हिंदुस्तानी में पोस्टिंग है। अभी कुछ दिन पहले वो उससे मिलने आई थी। जब वो उससे मिलने आई थी, तो मोदी जी भी उनसे मिलने गए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी उनसे मिले गए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लंबे रिश्ते पारिवारिक जैसे हैं। उसका कारण यह है कि इंदिरा गांधी ने जब 1971 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश, ये कहना थोड़ा किसी भी देश के साथ ठीक नहीं है, लेकिन बांग्लादेश वजूद में आया इंदिरा गांधी की वजह से। शेख मुजीबुर रहमान से व्यक्तिगत वो बात थी, इंदिरा गांधी का की बहुत इज़्ज़त है वहाँ, तो वो अपनी बात थी। आज लेकिन स्थिति ये है कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है, जब डिप्लोमेसी की बात आती है, तो इस 144, 145, 150 करोड़ के देश में शेख हसीना के लिए जगह नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शेख हसीना यहाँ आई हैं, वो हेलीकॉप्टर से उड़ के हिंदुस्तान पहुँची और वो लगातार उनकी कोशिश जारी है। ये जब तक हो सकता है वीडियो आपके पास पहुँचे तब तक वो उड़ चुकी होंगी। उनकी कोशिश जारी है कोई पॉलिटिकल असाइलम वाला देश ढूँढने की। उन्होंने यूके में बात की, यूके में शायद कुछ दिक्कतें हैं और ये तब हैं जब उनकी अपनी बहन की लड़की यूके में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर वो फ़िनलैंड में बात कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं और भी जगह कोशिश कर रही हैं। लेकिन हम उनको नहीं रख सकते। उसका एक एक जो बड़ा कारण है और मैं उसको बिल्कुल उचित मानता हूँ, उसका एक बड़ा कारण ये है कि दोस्ती और देश 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। भारत देश की दोस्ती बांग्लादेश से है, बांग्लादेश की दोस्ती भारत से है। अब अगर बांग्लादेश की आवाम उसकी उसकी जो कलेक्टिव विल ऑफ पीपल ये मानती है कि शेख हसीना जी को वहां से जाना चाहिए और दूसरे लोगों को वहां आना चाहिए, तो ये उस देश की मर्जी है। इसमें
मुझे लगता है कि मेरी तरफ से मतलब भारत की तरफ से कोई टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से बहुत से लोग ये कहे, आज मैं दिन भर इस ये डिबेट चल ही रही है कि नहीं-नहीं, डेमोक्रेसी के साथ जो खड़े हों, तो वो भी तो डेमोक्रेसी है। अगर कोई दूसरा आ रहा है, अगर वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? और विदाउट एनी मतलब मैं सिर्फ़ कुछ फैक्ट्स को आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ कि फिर निर्णय आप लीजिएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से भारत की तरफ से कोई इस तरह की पेशबंदी और इस तरह का कमेंट नहीं आना चाहिए कि ये अच्छा, वो खराब। हम लोग एक बार ये गलती कर चुके हैं। हम जब अमेरिका जाके अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा देके वहाँ एक व्यक्ति विशेष के लिए हम प्रचार करने लगे थे। उसका खामियाज़ा ये भुगतना पड़ा था कि जब बाइडेन साहब आए प्रेज़िडेंट बन के, तो हिंदुस्तान में करीब साढ़े 3 साल तक 3 साल के ऊपर कोई भी रेगुलर राजदूत नहीं था, कोई भी एम्बेसडर नहीं था। वो मैंने कई वीडियोज़ उसपे किए हैं, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो रेगुलर एम्बेसडर होता है, उसके पास ज़्यादा पावर होती है, जो चार्ज डी अफेयर्स होता है या जो जो टेम्परेरी टाइप मामला होता है, उसको हर निर्णय के लिए अमेरिका अपनी फाइल भेजनी होती है, अप्रूवल लाना होता है, वो उसके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। और अमेरिका ने हमें इस तरह का किया था और उसी पीरियड में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में हरदम वो रहा है, एम्बेसडर रहा है। चीन में हर जबकि चीन उसका सबसे बड़ा दुश्मन, लेकिन हरदम रेगुलर प्रेसिडेंट रहा है। श्रीलंका में रेगुलर, भारत में उसने रेगुलर एम्बेसडर नहीं दिया था और उसका एक बड़ा कारण ऐसा माना जाता है कि हमने उनके इंटरनल मैटर्स में अब की बार ट्रम्प सरकार की बात कही थी। उसी तरह से बांग्लादेश में हमें इस तरह का कोई एडवेंचर नहीं करना चाहिए। किसकी सरकार किसकी नहीं, वो बांग्लादेश की सरकार है। बांग्लादेश की आवाम उसको डिसाइड करेगी। हमसे उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम हम उनके लिए क्यों कुछ बोलें? अब ये बात जब मैं कह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इस तरह का जल्दी ट्रिगर हैप्पी लोग इस पे बात करने लगे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड है, 71 की लड़ाई के समय भी या जब बांग्लादेश बना था उसके पहले और आज भी सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड जो भारत का राज्य है उसका नाम है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। असम भी है, त्रिपुरा भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का अभी तक का सबसे परिपक्व, बैलेंस्ड और एक राजनेता वाला स्टेटमेंट आया है। जब कल ये सब हुआ तो उन्होंने स्टेटमेंट तुरंत दिया। उन्होंने कहा एक चीज़ समझ लीजिए, ये भारत और बांग्लादेश 2 देशों के बीच की बात है और जो भी केंद्र सरकार निर्णय लेगी, हम पूरी तरह से 100% उसके उस निर्णय के साथ खड़े हैं। उस समय कोई अ, बंगाल और आमार, सोनार बांग्ला इस तरह की कोई बात नहीं। तो भारत के हित में हमें बांग्लादेश अपना निर्णय ले, हम उस पचड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारे यहाँ के बहुत से लोग उस पचड़े में हमें घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 1-2 चीज़ों पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ लोग बता रहे हैं हिंदू-मुस्लिम का एक एंगल भी ले आए हैं कि दिक्कत क्या है कि वहाँ वो हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं और यहाँ अरे भाई वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, वो बांग्लादेश में रहते हैं। उन्होंने अपने मर्ज़ी से वहाँ रहना स्वीकार किया। हमें पूरे देश के पूरे विश्व की ठेकेदारी नहीं लेनी चाहिए, नंबर 1। अ, अब मैं दूसरी बात पे इसलिए आ रहा हूँ कि कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ। ये जो इलेक्शन 2024 में हुआ, ये इलेक्शन को वहाँ की जो प्रमुख पार्टी बीएनपी है, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है, जो ज़ियाउर रहमान साहब ने बनाई थी। मतलब उनके फिर उनकी बात जो खालिदा ज़िया जी हैं, उनकी पत्नी, वो इस पार्टी की सर्वेसर्वा थी। इसका बैकग्राउंड ये समझ लीजिए कि जब 2000 दो 1996 में 1996 में इलेक्शन जब हुआ, तो बीएनपी जो थी खालिदा ज़िया वाली, वहाँ पे पार्लियामेंट की कुल 300 सीटें होती हैं। 50 सीटें नॉमिनेटेड होती हैं, मैं उसकी बात नहीं किया करूँगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा।
300 सीट इलेक्टेड होती है, 50 सीट वो लोग मिल के चुनते हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी होती है वही अपने लोगों को चुन लेती है, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। टेक्निकली 300 सीटों पे इलेक्शन होता है। उस 300 सीटों में बीएनपी की 278 सीटें आई और उस समय अवामी लीग जो शेख हसीना जी की पार्टी है, इन्होंने यह डिमांड की थी और आरोप लगाया था कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं और ये चुनाव एक इंडिपेंडेंट केयर टेकर गवर्नमेंट में होने चाहिए। केयर टेकर गवर्नमेंट हो, सरकार वो ना हो और वहां पे होने चाहिए। और वहां पे 13th अमेंडमेंट करके ये चेंज हुआ कानून और फिर दोबारा चुनाव हुए और जब दोबारा चुनाव हुए तब अवामी लीग 300 में 146 सीट पाके सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसने फिर गठबंधन की सरकार बनी। तो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट का और इंडिपेंडेंट एजेंसी के सामने इलेक्शन की बात अवामी लीग की है, मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं। फिर ये मामला चलने लगा, लेकिन 2011 में वहां पे एक इलेक्शन 2008 में हुआ जिसमें फिर अवामी लीग ठीक से आई 300 में 230 सीट के साथ। 2011 में उन्होंने इस कानून को बदल दिया जिसमें था कि इंडिपेंडेंट केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए। इस कानून को अवामी लीग शेख हसीना उस समय प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसको बदल दिया। अब जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो 2014 के इलेक्शन में जो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी बीएनपी, उसने पोल बायकॉट किया। उसने कहा ये इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंट केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, जो मशीनरी इसको करा रही है वो बायस्ड है और वहां टोटल वोटर्स टर्नआउट केवल 22% है। केवल 22% लोगों ने देश की पार्लियामेंट चुनी और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर चुनी गई और वो फिर 18 तक उन्होंने राज किया। 2018 में बिना बायकॉट के ये 22% से जब सब लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो वोटर टर्नआउट 80% हो गया। मैं मैं ये आंकड़े इसलिए देता जा रहा हूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि हुआ क्या। 2024 में जब अब ये इलेक्शन हुआ है तो फिर बीएनपी की तरफ से और मेन ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनकी तरफ से ये डिमांड हुई कि भाई आप ये जो इंडिपेंडेंट केयर टेकर गवर्नमेंट का कंसेप्ट था जो आप लाए थे, जो आपके द्वारा लाया गया था, इसको आप वापस लाइए। इसको आप 1996 में अवामी लीग कहा था, तो बीएनपी लाई थी। अब बीएनपी कह रही थी आप वही वाला वो लाइए और ये सब ठीक नहीं है क्योंकि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। अब अवामी लीग कहने लगी कि नहीं वो नहीं आएगा, हम इलेक्शन कमीशन एक अपॉइंट करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन ही इस चुनाव को कराए। इलेक्शन कमीशन इस तरह की सरकारों द्वारा जब चुने जाते हैं, तो वो कितने इंडिपेंडेंट रहते हैं, ये हमको और भारतीयों को इसमें कोई बहुत कहने की जरूरत नहीं है। अपना निर्णय आप अपने आप करें। तो वहां का जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन था, उसने चुनाव कराए और उसने जब चुनाव हो गए तो उसने बताया कि यहां 28% वोट पड़े। लेकिन कुछ दिनों बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो वो 28% वोट अपने आप धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते होते-होते 40% हो गए। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ 4.5 करोड़ वोट ज्यादा पड़ गए, ये बाद में पता लगा। तो वो अब लोगों का कहना है, कहने को तो वो कह रहे हैं 40% वोट पड़े, लेकिन एक्चुअल वोट शायद 10 ही परसेंट पड़े। अवामी लीग को उस 300 में से 223 या 224 सीटें मिली और 64 इंडिपेंडेंट जीते हैं, जो ऐसा आरोप है ऑपोजिशन का कि वो भी अवामी लीग के डमी कैंडिडेट्स हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये सारे फैक्चुअल चीजें हैं। अवामी लीग जिसकी डिमांड खुद करती थी इंडिपेंडेंट केयर टेकर गवर्नमेंट, वो अब नहीं करती है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू कराती है। इलेक्शन कमीशन और इस चुनाव को बायकॉट करती है एक प्रमुख विपक्षी पार्टियां और इलेक्शन कमीशन 28% से 40% वोट बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब ये मैं सिर्फ फैक्चुअल पोजीशन आपके साथ करता जा रहा हूं। दूसरी एक फैक्चुअल पोजीशन भी जान लीजिए, क्योंकि खालिदा जिया को
ये माना जा रहा है कि वो भारत की दोस्त नहीं। भारत का दोस्त इंडिविजुअल नहीं होता है। मैं फिर से बहुत सी चीज़ें याद नहीं दिलाना चाह रहा हूँ। इंडिविजुअल लेवल पे दोस्ती नहीं होती। देश की देश से दोस्ती दोस्ती होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ कौन आए, जब तक हम और बांग्लादेश एक पेज पे हैं। इसको भी थोड़ा ये समझने की ज़रूरत ये है कि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है? वहाँ की ग्राउंड रियलिटी ये है कि खालेदा ज़िया जो बीएनपी की लीडर थीं, उनको 2018 में एक किसी करप्शन केस में 5 साल की सज़ा सुना दी गई। सरकार अवामी लीग लेड बाय शेख हसीना है। जो प्रमुख अपोज़िशन पार्टी है, उसकी जो सबसे बड़ी नेता खालेदा ज़िया हैं, उनको 2018 में 5 साल की सज़ा सुना दी गई और मामला यहीं नहीं रुका। जब सज़ा पूरी होने का समय आया, तो वो सज़ा को 5 से 10 साल कर दिया गया। जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है, कैसे चलती है, इसका भी हम भारतीय महाद्वीप में रहने वाले लोगों को अ, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो 5 से 10 साल कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, वो कोई गेस वर्क नहीं। तो ये तो एक बात हुई कि आपने प्रमुख जो पार्टी का सबसे प्रमुख आपका प्रतिद्वंदी था, उसको जेल में डाल दिया और जेल में डाल के उसके ऊपर सज़ा भी लगा उस और बात यही नहीं रुकी, बात यहाँ पे भी रुकी कि उनके जो बेटे हैं, तारिक रहमान, उनको एक केस चलाया गया और ये कहा गया कि 2004 में एक केस था, वो कोई एक रैली थी कहीं अवामी लीग की, उसमें एक बम फूटा था। उसके मास्टरमाइंड ये तारिक रहमान साहब थे, खालिद ज़िया के लड़के और उस केस में इनको वही 2017-18 के करीब इनको उम्र कैद दे दी गई। ये तो बांग्लादेश में थे नहीं, ये इंग्लैंड में थे और वहीं पे पॉलिटिकल असाइलम ले लिया। अब ये बांग्लादेश लौट नहीं सकते। इनको ऑलरेडी सज़ा मिली हुई है, जिस दिन भी लौटेंगे जेल चले जाएँगे, इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं, तो आपने प्रमुख अपोज़िशन पार्टी को बिल्कुल पैदल कर ये सब फैक्चुअल है, कौन अच्छा कौन बुरा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप जब इन चीज़ों को देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी कुछ लग रहा होगा कि ये तो यहाँ भी हो रहा है, ये तो यहाँ भी हो रहा है, इस तरह से ये भी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों? हेमंत सोरेन जेल में क्यों? संजय राउत जेल में क्यों? नंबर आप एन नंबर बोलते जाइएगा, बहुत से लोग जेल में क्यों? तो मैं फिर घूम फिर के वापस उसी बात पे एक और आ जा रहा हूँ कि अब ये हुआ क्यों? बांग्लादेश में सारा कुछ हुआ, उसका मूल कारण जो जहाँ से ट्रिगर हुआ वो ये हुआ कि वो आरक्षण जो था, वो बच्चों ने प्रोटेस्ट को मतलब जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसका उनका प्रोटेस्ट था। आरक्षण में भी क्या हुआ कि उन्होंने 30% आरक्षण बढ़ाया और अंतिम सप्ताह में जून में लागू किया गया कि 30% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मतलब 71 वाला जो पाकिस्तान का वो था आपस में लड़ाई थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की जिसके बाद बांग्लादेश बना, उसमें जो लोग शहीद हुए, जो लोग उसमें सफ़र किए, उनके डिपेंडेंट और किथ और किन के लिए ये 30% का। ऑपोज़िशन का कहना है कि और कुछ नहीं है, ये केवल अवामी लीग के लोगों के को भर्ती में अ, एक आरक्षण देने की बात है। वहाँ की ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ 17 करोड़ की पॉपुलेशन है, 3 करोड़ बेरोज़गार रजिस्टर्ड हैं। तो हमारे देश की तरह वहाँ पे भी बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है और इनइक्वालिटी एक बड़ी समस्या है। कुछ लोगों के पास पैसा है और कुछ लोगों के पास भुखमरी की स्थिति। तो ऐसी स्थिति में कुछ समानताएँ आपको समझ में आ रही होंगी। वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट ट्रिगर हुआ, उसमें करीब 200 स्टूडेंट्स की जानें गईं। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को 30% से 5% किया, लेकिन तब तक इन लोग इस्तीफा माँग रहे थे और अब जब ये चली गई हैं, तो उस स्टूडेंट यूनियन के जो मुख्य किरदार हैं, जो मुख्य नेता हैं 2-3 उनका स्पष्ट वो आया है कि हम खालिदा ज़िया या किसी के लिए पिच नहीं कर रहे हैं। हम एक मोहम्मद यूनुस साहब हैं, जो ग्रामीण बैंक चलाते थे, मैं अभी उसका नहीं वो बड़ा नाम है, उन्होंने अपने बांग्लादेश को एक मुश्किल हालात में बहुत अच्छा काम किया, बहुत आम जनता को उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, सीनियर हैं 82-84 साल के हैं। उनका कहना ये है कि हम कोई खालिद ज़िया के सपोर्ट में नहीं है। एक ऐसी सरकार हो और हम उसपे इस बार नज़र रखेंगे कि वो कोई इस तरह के काम ना करे। वो एक नई सरकार की बात हो रही है।
तो मैं फिर अपनी 2 मूल बात पे आ जाऊँगा। एक, किसी भी लोकतंत्र के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बिना लोकतंत्र नहीं, वो सरकार से ज़्यादा विपक्ष है। अगर आप विपक्ष नहीं हैं, तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। बांग्लादेश में ये कोशिश की गई, पहले भी की गई थी। 75 में जब शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सिंगल पार्टी रूल विथ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और खुद प्रेसिडेंट बन गए थे और उनकी हत्या हुई। कुछ लोगों का कहना है कि इस वजह से हत्या नहीं थी और वजहों से हत्या हुई थी, वो कुछ भी है। लेकिन उन्होंने सिंगल पार्टी रूल किया था। इस बार बिना ऑपोजिशन के आपने चुनाव किया है, 40% या 28% या 10% जो भी चुनाव में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, लोगों की जो पॉलिटिकल विल है, जो उनका जनमत है, उसका आदर नहीं किया गया है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और इस कारण, मतलब मेरी मेरी जो जो समझ है, इस कारण आपको गद्दी छोड़नी पड़ी। तो आप अगर ऑपोजिशन की इज्जत नहीं करेंगे, उसको ये नहीं मानेंगे कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र चलाने के लिए विपक्ष की भी एक अहम भूमिका है, एक उसकी अहम किरदार है, तो कोई भी डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी। दूसरी बात जिसके साथ मैं अब खत्म करूँगा, जो समस्याएँ बांग्लादेश की हैं, उसके क्योंकि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा है, उनकी ग्रोथ रेट, लेकिन ये सारा कुछ कहने के बाद भी उनके बेरोज़गार नवयुवक और हमारी बेरोज़गारी करीब-करीब सा सा एक ही जैसी है। बेरोज़गारी बड़ा इश्यू है, बच्चे क्या करें? लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं इधर-उधर की बातों में। लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं, ये धाम बना देंगे, वो धाम बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनको नौकरी चाहिए, उनको महँगाई से छुटकारा चाहिए। उन्होंने जो असमानता है कि एक देश में 2-4 आदमियों के पास ही सारे पैसे हो जाएँ, उससे उनको मुक्ति चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एक अलार्म बेल है, ये खतरे की घंटी है। अगर आप इस खतरे की घंटी को सुन के इस पे कार्रवाई करते हैं, तो वो भारत के हित में भी अच्छा होगा, वो देश हित में भी अच्छा होगा, वो लोक जन के लिए भी अच्छा होगा। और अगर आप नहीं सुनते हैं, तो खामियाज़ा या इसका किस तरफ ये समस्याएँ आपको ले जाएँगी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी के लिए आप सब लोगों से इस निवेदन के साथ कि प्लीज डोंट टेक एनी पोजीशन एज़ फार एज़ बांग्लादेश इज़ कंसर्न्ड, ये उनका इंटरनल मैटर है, उनको अपने आप सॉर्ट आउट करने दीजिए। जो भी सरकार आएगी उससे हमारे रिश्ते रहेंगे। ये अच्छा और वो बुरा हम लोग नहीं बोलेंगे। कम से कम जब तक एक नई सरकार नहीं आ जाती, उसके बाद वो बात की जाएगी। ट्रम्प अच्छे प्रेसिडेंट थे कि बाइडेन अच्छे प्रेसिडेंट थे, इस पे बिल्कुल बात होगी। लेकिन इस समय जब वहाँ से एक प्राइम मिनिस्टर हटी हुई हैं, अभी भाग रही हैं, वो अभी कोई सरकार नहीं आई है, अभी बहुत फ्लूइड है। इस समय अपना ओपिनियन हम लोग थोड़ा रोक के रखेंगे, तो शायद हमारे आने वाले समय में हमारे और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।